So hello friends, welcome back to my channel Samira Knowledge Hub. So in this video we learn about unit 2 of business analytics, one short video. So now we start from my video. सो फर्स्ट टॉपिक इज़ डाटा प्रिपरेशन. सो डाटा प्रिपरेशन क्या होता है? जिस तरह हमने यूनिट 1 में डाटा के बारे में जाना था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वो जाके वीडियो देखें, तभी आप इस वीडियोज़ के बारे में जान पाएंगे. ठीक है, कंटेंट के बारे में. तो डाटा प्रिपरेशन का ये एक प्रोसेस है. गैदरिंग मीन्स कलेक्टिंग, कंबाइनिंग, स्ट्रक्चरिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग data using various analytical or business intelligence tools and techniques. It acts as a bridge between raw data and insight and enhance data quality and usability. सो बेसिकली इसमें बताया गया है कि जो डाटा प्रिपरेशन है वो एक प्रोसेस है. ठीक है, जो गैदरिंग मीन्स कलेक्टिंग, कंबाइन मतलब अगर हम इस डाटा को जब कंबाइन करेंगे, स्ट्रक्चर बनाएंगे और फिर उसे ऑर्गेनाइजिंग फॉर्म में लेंगे, तो वो एक एनालिटिकल और बिजनेस इंटेलिजेंस के टूल्स और टेक्निक्स के ज़रिए तो हमारा डाटा प्रिपरेशन कहलाएगा. हमने किसी डाटा को प्रिपेयर किया अच्छे से. इट एक्ट एज अ ब्रिज, ये एक ब्रिज की तरह वर्क करता है रॉ डाटा के बीच में और एक इंसाइट जो हमने लास्ट क्लास में बात की थी इंसाइट्स यूज़ के बारे में, कि कोई डाटा तभी वैलिड हो सकता है अगर उसके ऊपर फीडबैक या कोई अच्छा कमेंट्स मिले तब. ठीक है, तो ये हमारा डाटा प्रिपरेशन कहलाता है. तो डाटा प्रिपरेशन जो है उसके एप्लीकेशंस क्या है? फर्स्ट इज़ इन्हांस रिजल्ट रिलायबिलिटी. अगर आपका जितना अच्छा डाटा जो है प्रिपेयर करोगे, लाइक डेट अगर आप कहते हैं ना कि अगर आप जितना अच्छा एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करोगे उतना अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा, तो सेम उसी व्यू से आप देखिए, अगर आपका जितना अच्छा डाटा प्रिपरेशन होगा उतना अच्छा रिजल्ट की रिलायबिलिटी होगी, कि हाँ आपको लगे कि हमें इतना अच्छा आपका कंटेंट जो है वो रिलायबल है. आइडेंटिफिकेशन एंड रिजोल्यूशन ऑफ डाटा इश्यूज़. आइडेंटिफाई करना, फिर उसे रिजॉल्व, जो उसके अंदर इश्यूज़ है डाटा उसके अंदर, तो उसमें भी ये वर्क करता है. थर्ड वन इज़ इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग. आपको ये हेल्प किस में करता है? डिसीजन मेकिंग कंटेंट में. फोर्थ इज कॉस्ट रिडक्शन. कॉस्ट रिडक्शन में किस तरह करता है? अगर आपका डाटा जो है जितना अच्छा होगा तो आपको उसे बार बार प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बार बार उसे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो उससे आपका कॉस्ट जो होगा वो रिड्यूस होगा. ठीक है. फिफ्थ इज टाइम एंड रिसोर्स सेविंग्स. ऑब्वियस सी बात है, अगर आपका बार बार लिखते हैं कोई चीज़ गलत नहीं होगी, करेक्शन नहीं होगा, तो आप उसमें क्या करोगे? तो आप फालतू में किसी भी चीज़ पर टाइम वेस्ट नहीं करोगे. रिसोर्स भी आपकी सेव होंगे. बार बार आप किसी चीज़ को करते हो तो आपका उससे रिसोर्स जो होता है, जो रिसोर्स के ऊपर कॉस्ट लगती है वो ज़्यादा लगती है. लेकिन आप अगर सही से डाटा प्रिपेयर करोगे तो आपका रिसोर्स भी सेव होगा. ठीक है. सिक्स्थ वन इज़ फाइनेंशियल ग्रोथ एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. अगर जिस तरह आपने सेविंग्स की तो उससे आपका फाइनेंशियल ग्रोथ भी इंक्रीज होगा और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा होगी. नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक. सो जिस तरह मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि डाटा प्रिपरेशन जो है वो एक प्रोसेस है. तो फर्स्ट वन इज़ डाटा कलेक्शन. डाटा कलेक्शन का मतलब हो गया जैसे आपने किसी भी सोर्स से डाटा को कलेक्ट किया. ठीक है, मैं इसमें आपको नॉर्मल बता देती हूँ बस हाईलाइट्स करके. गैदरिंग रिलेवेंट डाटा फ्रॉम वेरियस इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्सेज. ठीक है, हेयर इज डाटा प्रोफेशनल्स हु हैव एक्चुअली कलेक्टेड द डाटा मस्ट इंश्योर दैट द डाटा अलाइंस विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लान्ड एनालिटिक्स एप्लीकेशंस. तो आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा कि डाटा कलेक्शन होता क्या है. मूव ऑन टू नेक्स्ट प्रोसेस, मूव ऑन टू नेक्स्ट कंटेंट. डाटा डिस्कवरी एंड प्रोफाइलिंग. ठीक है, तो डाटा की डिस्कवरी करना, उसे प्रोफाइल व्यू में बनाना, कि मीन्स अगर आप जहाँ से भी डाटा लिया है उसे अपने अकॉर्डिंग जो है स्ट्रक्चराइज करना. ठीक है. सेकेंड स्टेप इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग द कलेक्टेड डाटा, what it contains. It is concerned about identifying inconsistencies, missing values and anomalies. ठीक है, तो इसमें आप अगर आपके अकॉर्डिंग से कोई मिसिंग वैल्यूज़ है आप उसे कंटेस्ट करके ठीक करोगे. ठीक है, इस तरह की चीज़ें बनाओगे, आइडेंटिफाई करोगे कौन सा आपके लिए डाटा जो है वो इनकन्सिस्टेंस है. थर्ड इज डाटा क्लींजिंग. इन दिस स्टेप anomalies are corrected to create complete data set. It involves handling missing values, removing duplicate, resolving inconsistencies and addressing any data quality problems. तो इसमें आप क्या करोगे? कोई भी डाटा क्वालिटी प्रॉब्लम्स होगी उसको क्लीनाइज करोगे. ठीक है.
मूव ऑन टू नेक्स्ट, डाटा स्ट्रक्चरिंग। ठीक है, तो ये भी हमारा प्रोसेस ही चल रहा है इस वीडियो में। ये फोर्थ प्रोसेस है। इन दिस स्टेप द डाटा इज ऑर्गेनाइज्ड और मॉडल टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ एनालिटिक्स एप्लीकेशंस, कन्वर्टिंग फॉर्मेट CSV टू टेबल्स। तो आप इसे किसी और फॉर्मेट में जो है स्ट्रक्चराइज करते हो। ठीक है, डाटा स्ट्रक्चरिंग में। फिफ्थ इज डाटा ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनरिचमेंट। Data transformation and enrichment involve modifying and enhancing the data to make it more suitable for analysis. It includes aggregating data, applying mathematical operations, creating verified variables, adding external information. The goal is to transform the data into a unified and usable format that support the desired analytics task. तो इन सब का मीनिंग यही है कि आपको जो डाटा का जो आपने ट्रांसफॉर्मेशन किया, मॉडिफाई किया उसे अपने अकॉर्डिंग, तो उसको अच्छे से अप्लाई करना मैथमेटिकल ऑपरेशन के साथ, के उसमें वेरिएबल्स के साथ है, और एडिंग एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन जो आपको लगती है। ठीक है, ट्रांसफॉर्म द डाटा इनटू यूनिफाइड यूजेबल फॉर्मेट, जो भी आपको अपने अकॉर्डिंग डाटा के लिए चाहिए। Sixth point is data validation and publishing. Now lastly, the transformed data obtained from the above step is validated for the incompleteness and inconsistency. It helps to identify any remaining error or before the data is published or stored in a data repository or data warehouse. Once the data is validated, it is made available for analysis by relevant stakeholders within the organization. Okay, now goes to next topic, getting started with MS Excel. तो बेसिकली अब हम जो इसके आगे जो भी टॉपिक्स पढ़ेंगे उसमें MS Excel के बारे में टॉपिक्स होंगे। तो बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि MS Excel क्या होता है। MS Excel एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो डेवलप किया गया था माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है, कंपनी के ज़रिए। ये जो सॉफ्टवेयर होता है ये आपको एक स्प्रेडशीट यूज़ करने के लिए, जिसमें आपको अलग अलग फार्मूलाज और फंक्शंस का यूज़ करके कुछ मैथमेटिकल टर्म्स को सॉल्व करते हो। ठीक है, मैथमेटिक्स के कुछ क्वेश्चंस को। तो ये जो है आपका जो क्या है, अगर आप अपने किसी फ़ोन में या लैपटॉप में अगर विंडोज़ का ओपन करेंगे एक्सेल का, तो कुछ इस तरह का व्यू होता है। तो ये वेलकम पेज होता है, जहाँ पे फर्स्ट कॉर्नर साइड में यहाँ पे होम होता है, या न्यू, ओपन, ब्लैंक वर्कबुक चाहिए, या सीजनल फोटो कैलेंडर, वेलकम टू एक्सेल, फार्मूला ट्यूटोरियल होगा। ठीक है, तो ये चीज़ों का कंटेंट होता है, ये वेलकम पेज है। ठीक है, मूव ऑन टू नेक्स्ट। सो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये है रिबन। अब रिबन क्या होता है मैं आप बता देती हूँ। जो ऊपर से रिबन इज नोन एज अ टूल बॉक्स ऑफ MS Excel. इट इज़ लोकेटेड एट द टॉप ऑफ द स्क्रीन. अ रिबन हैज़ 3 मेन कंपोनेंट, टैब्स, ग्रुप एंड कमांड्स। ठीक है, तो बेसिकली इसमें 3 चीज़ें रिबन में होती है, टैब, ग्रुप एंड कमांड। तो ये जो आपको फाइल, होम, इंसर्ट, ड्रॉप, पेज, तो ये हमारा जो टैब है। ठीक है, अगर मैं आगे अभी फर्दर जब मैं आगे आपको कोई आगे बताऊंगी कि किस तरह किस चीज़ को यूज़ किया जाता है, तो मैं आपको जो वर्ड्स बोलूँगी जैसे होम टैब, तो आपको याद होना चाहिए कि आपका टैब मैं क्या बोल रही हूँ, डाटा टैब बोल रही हूँ, तो ये डाटा टैब, रिव्यू टैब, व्यू टैब, पेज लेआउट, ड्रॉ। ठीक है, तो ये सारे टैब्स होते हैं। और नीचे जो ये है दे रखा है आपका बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये फॉन्ट साइज, कॉलम्स बनाने का, जैसे कॉलम्स अगर आप कोई भी पिक्चर बना कॉलम साइज करके बनाने के लिए। ठीक है, ये फिल कलर्स हो गए, यहाँ पे बुलेट्स, ये नंबरिंग, ये टेक्स्ट का नंबर। ठीक है, तो ये आपके क्या हो गए, ग्रुप्स हो गए। उसके बाद यहाँ पर ये जो आपका रैप टेक्स्ट मर्जर, ठीक है, रैप टेक्स्ट मर्जर, और ये जो पूरा कंडीशनल फॉर्मेटिंग, फॉर्मेट ऑफ एज टेबल, तो ये सारे आपके कमांड्स हो गए, ये ग्रुप हो गए। तो आपको इसे अंडरस्टैंड करना है। तो मैं नीचे यहाँ डेफिनेशन लिखी है, तो आपको उसके ज़रिए बता देती हूँ टैब क्या होता है। टैब इज़ द एक्टिविटी एरिया ऑफ द MS Excel। ठीक है, for example, file tab has the tools used to store or save the data. Page layout tab enables the user to set the layout of the Excel worksheet. ठीक है, तो टैब का मतलब ये होता है। ग्रुप है, मैंने एग्जांपल यहाँ पे इसने देखा, जैसे अगर कोई फाइल टैब है, यहाँ पे फाइल टैब का वर्क क्या होता है कि यूज़ और स्टोर करना किसी भी डाटा को, ठीक है, फाइल्स को। और पेज लेआउट का मतलब है कि आप अपने पेज जो एक्सेल वर्कशीट है उसके लेआउट में चेंजेस करना पेजेस में। ग्रुप है, ग्रुप इज शो रिलेटेड टूल्स टुगेदर। फॉर एग्जांपल फॉन्ट, फॉन्ट का ग्रुप क्या होता है, शोज डेट टूल्स
टूल्स रिलेटेड टू टेक्स्ट फॉर्मेटिंग अलाइनमेंट ग्रुप्स शोज द ऑल टूल्स रिलेटेड टू अलाइनमेंट सेटिंग। तो बेसिकली टूल ग्रुप का मतलब है जैसे अगर आपने फॉन्ट का ग्रुप चूज़ किया तो फॉन्ट के ग्रुप में आपको डिफरेंट वैराइटीज़ मिलेगी। डिफरेंट वैराइटीज़ का मतलब है इसमें हमें फॉर्मेटिंग में मिल जाएगा, अलाइनमेंट में मिल जाएंगे, ठीक है, कंटेंट फॉन्ट का साइज भी, बोल्ड, इटैलिक, तो ये सारे इसके ग्रुप्स के अंदर एक चीज़ है। कमांड क्या होता है? अ कमांड इज अ टूल दैट इज यूज टू कैरी आउट ऑपरेशंस। अ कमांड can be in the form of a button of box, enter information or an expandable menu to choose option from। ठीक है, कमांड्स का मतलब वही है कि आप कमांड दे रहे हो कि ये ऑपरेशन आप कैरी आउट करो, ठीक है। मूव ऑन टू नेक्स्ट, क्विक एक्सेस टूल बार। अभी क्विक एक्सेस टूल बार क्या होता है मैं बताती हूँ। Quick Access Toolbar is a customized toolbar. It is located at the top of the MS Office window. It contains a set of commands that are frequently used. तो जो क्विक एक्सेस टूल बार होता है ये कहते हैं कहाँ पे लोकेट करता है? MS ऑफिस के टॉप पर, ठीक है। इसमें आपका काफ़ी तरह कमांड्स जो काफ़ी फ्रिक्वेंटली यूज़ किए जाते हैं, जो सो ये रहे फाइल्स, होम्स, इंसर्ट, ठीक है। ये बेसिक एक्सेल फंक्शंस। तो बेसिक एक्सेल फंक्शंस कौन कौन से होते हैं? जैसे बेसिक एक्सेल फंक्शन टू ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड कैन बी क्रिएटेड इन द वर्कशीट, ठीक है। अगर आपके पास आपका लैपटॉप या कोई डिवाइस है मोबाइल, तो आप उस पर भी एक्सेल फंक्शन करके देख सकते हो, ठीक है। एंड इक्वल साइन टू यूज टू बिफोर स्टार्ट अ फॉर्मूला followed by numeric values and calculation operations like plus, minus, asterisk and slash sign। तो बेसिकली देखो इसका कहने का मतलब क्या है, हम जैसे मैथ्स में प्लस माइनस करते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई, ठीक है, और डिवाइड। तो बस एक्सेल में आपको किस तरह करना है कि कोई भी सम करने से पहले, कोई भी फॉर्मूला लगाने से पहले आपको इक्वल्स टू सम लाइक डेट, अगर जैसे मैं बोलूँ आपको सम करना है तो आप नॉर्मल कॉपी में कैसे लिखोगे? 2 + 2 = में 4, राइट। बट लेकिन अगर आपको एक्सेल में करना है तो आप जैसे पहले लिखोगे इक्वल्स टू SUM सम, उसके बाद ब्रैकेट ओपन होगा, तो उसके बाद जहाँ जिस भी सेल में आपने 2 लिखा होगा तो वो सेल का नंबर, जैसे सपोज A1, उसके बाद ये दूसरा 2 जो है आपने B2 में लिखा है लाइक डेट, ठीक है। फिर ब्रैकेट क्लोज करोगे और फिर आप एंटर प्रेस करोगे तो ये आपका आ जाएगा आंसर 4, ठीक है। अब अगर आपने यहाँ पे सम लिखा है और सेम एज अगर इसे सब्ट्रैक्ट करना है तो यहाँ से आपको इसे सम को हटा के लिखना है सब्ट्रैक्ट, ओके। तो ये होता है फंक्शन। तो ये यहाँ पे 4 फॉर्मूला का आपको दे रखा है। सम फंक्शन यूज टू फाइंड सम ऑफ द गिवन नंबर, ठीक है। मैक्सिमम फंक्शन आप अगर लिखोगे, सॉरी मिनिमम फंक्शन दे रखा है यहाँ पे, मिनिमम फंक्शन लिखोगे तो आपको स्मॉलेस्ट नंबर जो भी आपके डाटा के अंदर, जैसे लाइक डेट आपने 1 2 3 10 तक नंबर लिखा, उसके बाद आपने इक्वल्स टू में मिनिमम लगाया और इन पूरे डाटा को सिलेक्ट कर लिया, तो इसमें इन सब में से जो भी सबसे छोटा मिनिमम नंबर होगा तो आपको यहाँ पे दे देगा, जैसे कि 1 है, ठीक है। मैक्सिमम फंक्शन में जो भी आप ऐसे इक्वल्स टू में मैक्स लिखोगे तो आपको जो भी बड़ा मैक्सिमम लार्जेस्ट नंबर होगा वो मिल जाएगा। नाउ काउंट फंक्शन में इट इज़ यूज टू काउंट द नंबर ऑफ सेल्स कंटेनिंग टेक्स्ट विद इन द स्पेसिफाइड रेंज ऑफ एरे और डाटा सेट। तो काउंट फंक्शंस में आपको नंबर काउंट करेंगे कितने सेल्स आपने यूज़ किए हैं, तो काउंट फंक्शन से ये आपको पता चल जाएगा। मूव ऑन टू नेक्स्ट, डाटा प्रिपरेशन एंड क्लीनिंग यूजिंग MS एक्सेल। तो अब डाटा को किस तरह प्रिपेयर किया जाता है MS एक्सेल में, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। फिल्टर एंड सॉर्ट। फिल्टर एंड सॉर्ट का मतलब क्या है? फिल्टरिंग एंड सॉर्टिंग आर एसेंशियल ऑपरेशन यूज टू ऑर्गेनाइज एंड एनालिस डाटा एफिशिएंटली। फर्स्ट इज फिल्टरिंग। फिल्टरिंग क्या होता है? Filtering enables user to display only the data that meets certain criteria, such as showing records for a specific region of dates. This functionality is crucial for narrowing down large data set to focus on relevant information. तो फिल्टरिंग का मतलब ये होता है कि जैसे आप देखा होगा, आपने फ़ोन में भी आपने फ़िल्टर वर्ड सुना होगा। फ़िल्टर क्या होता है कि आपको जो फ़िल्टर चाहिए होता है वो लेते हो। तो फिल्टरिंग में भी लाइक डेट, अगर आपको कोई आपने बनाया कि एक डाटा प्रिपेयर किया लाइक दैट, ऐसे कि आपने एक एज लिखी, दूसरे में कलर लिखा, थर्ड में आपने उसकी स्टेट लिखी, फोर्थ में उसका लैंग्वेज लिखा, ठीक है। अब आपको लाइक दैट अमन का चाहिए, ठीक है, अमन का डाटा चाहिए। अमन के डाटा में आपने फिल्टर लगाया कि मुझे सिर्फ उसकी ना
कलर दिखाओ और स्टेट दिखाओ, और बाकी जो है वो हाइड हो जाएगा। तो आपने फ़िल्टर लगाया। फ़िल्टर का मतलब होता है कि जो भी रिलेवेंट डाटा आपको चाहिए, सिर्फ आपने उसमें क्राइटेरिया लगाया कि मुझे सिर्फ उसका कलर चाहिए और उसका स्टेट चाहिए। तो फिर सिर्फ अगर आप जब एक्सेल शीट पे फ़िल्टर लगाने के बाद दिखाओगे तो आपके एक्सेल शीट के डाटा सेट में सिर्फ आपको स्टेट दिखेगा उसका और कलर दिखेगा, बाकी जो ये एज है और लैंग्वेज है वो हाइड हो जाएगा। तो इससे क्या मतलब है, इसका करने का मतलब ये है कि अगर आप कभी सोचते हो कि भाई मुझे इतना लंबे डाटा मैं कैसे मैं प्रेफर करूँगी देखूँगी, तो मुझे जो रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए मैं सिर्फ वो चाहिए, तो फिल्टर का वर्क ये होता है। ठीक है, फॉलोइंग स्टेप टू यूज टू परफॉर्म फिल्टर इन एम एस एक्सेल। तो फिल्टर को किस तरह आप यूज़ कर सकते हो एम एस एक्सेल में। फर्स्ट इज क्लिक एनीवेयर इनसाइड द टेबल फॉर विच फिल्टर टू बी अप्लाइड। फर्स्ट है आपका कि क्लिक करना है आपको टेबल पे, टेबल के अंदर जो भी फिल्टर आपको अप्लाई करना है। सेकेंड इज क्लिक ऑन डाटा टैब फिल्टर ऑप्शन। जिस तरह मैंने बताया था एक डाटा टैब होता है रिबन पे, उस डाटा टैब पे क्लिक करके फिल्टर ऑप्शन को चूज़ करना है। देन थर्ड स्टेप इज क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन ऑफ दैट कॉलम फॉर विच द डाटा टू बी फिल्टर्ड। तो आपको उस कॉलम पे क्लिक करना है जिस पे आपको जिस भी डाटा को फिल्टर करना है। ठीक है, फोर्थ स्टेप इज चूज़ द वैल्यू फॉर विच द फिल्टर इज रिक्वायर्ड। और फिर आपको वो वैल्यू चूज़ करनी है जो भी जिस चीज़ के लिए आपको फिल्टर लगाना है। ठीक है, नाउ मूव ऑन टू सॉर्टिंग। सॉर्टिंग क्या होता है? सॉर्टिंग अरेंजेस द डाटा इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर, इधर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर बेस्ड ऑन वन और मोर कॉलम्स। फॉर एग्जाम्पल सॉर्टिंग सेल्स डाटा बाय डेट हेल्प आइडेंटिफाई ट्रेंड्स ओवर टाइम। तो देखो सॉर्टिंग का मतलब क्या होता है कि सॉर्ट करना। आपने उस डाटा को जो है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में से लगाया, अरेंज किया। लाइक डेटा अगर जैसे आपने सेल्स की, ठीक है, जिसने सेल्स का एग्जांपल लिया है, तो सेल्स में आपने 2 ईयर्स का लिया, 2020 का और 2021 का। ठीक है, तो आपने इस डाटा में अरेंज किया 2021 के अरेंज में। ठीक है, अगर आपको चाहिए 21, 30 काफ़ी सारे ट्रेंडिंग में, तो आप असेंडिंग ऑर्डर में लगाओगे और फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाओगे। तो ये सॉर्टिंग कहलाता है। जैसे कि वन कैन सॉर्ट डाटा फॉर इन द फॉलोइंग वेज। अल्फ़ाबेटिकली, आप अल्फ़ाबेटिकली भी से कर सकते हो। जैसे कि आपको एक स्कूल के रिकॉर्ड्स ले लीजिए। आप अगर स्कूल में कोई लिस्ट बना रहे हैं तो आप उसे चाहते हो कि आपको सारे जो है पहले ए बी सी इस अल्फ़ाबेट्स ऑर्डर में, या फिर आप ये चाहते हो पहले जेड से आए फिर जेड वाई एक्स इस तरह आए, तो आप जो सीरीज चुनते हो उसे सॉर्टिंग कहते हैं। न्यूमेरिकली में हाईएस्ट टू लोवेस्ट हो सकता है या लोवेस्ट टू हाईएस्ट हो सकता है। थर्ड इज डेट एंड टाइम वाइज, या तो न्यू या ओल्डेस्ट। ठीक है, तो 3 क्राइटेरिया है सॉर्ट के, अल्फ़ाबेटिकली, ठीक है, सेकेंड इज न्यूमेरिकली, या थर्ड इज डेट एंड टाइम वाइज। सॉर्टिंग कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 लेवल, सिंगल लेवल, मल्टी लेवल एंड कस्टम सॉर्टिंग। तो सॉर्टिंग के 3 लेवल जिस तरह मैंने बताया, तो फर्स्ट लेवल इज सिंगल लेवल। सिंगल लेवल में सॉर्टिंग डाटा कैन बी सॉर्टेड बेस्ड ऑन सिंगल क्राइटेरिया, कॉलम इज असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। किस तरह कर सकते हो? पहले कॉलम, सेलेक्ट द कॉलम फ्रॉम टेबल। ठीक है, सेकंड इज डाटा टैब पे आपको क्लिक करना है, फिर अंडर द डाटा टैब सॉर्ट जो डायलॉग बॉक्स है उसे चूज करना है, फिर सेलेक्ट ऑल द 3 फील्ड्स, कॉलम, सॉर्ट, ऑर्डर, देन क्लिक। तो ये आपका सिंगल लेवल सॉर्टिंग हो जाएगा। मल्टी लेवल में क्या करना होगा आपको? अ मल्टी लेवल सॉर्टिंग इन द डाटा सॉर्टेड हायरार्किकली फर्स्ट बाय वन क्राइटेरिया एंड देन बाय एडिशनल क्राइटेरिया। ठीक है, इसमें पहले आपका खुद का एक फर्स्ट क्राइटेरिया, उसके बाद जो एडिशनल आपने कोई क्राइटेरिया चूज किया होगा उसके अकॉर्डिंग सॉर्टिंग होगी। फर्स्ट इज सेलेक्ट द कॉलम फ्रॉम टेबल हुज डाटा टू बी सॉर्टेड। ठीक है, जो आपको वो कॉलम चूज करना है जिसको आपको सॉर्ट करना है। सेकेंड, क्लिक द डाटा टैब, डाटा टैब पे क्लिक करना है, फिर अंडर द डाटा टैब सेलेक्ट सॉर्ट। उसके बाद सेलेक्ट ऑल द 3 फील्ड्स, जिस तरह हमने ऊपर सिंगल वाले में किया था। उसी के बाद ऐड अनदर लेवल ऑफ सॉर्ट, आपको फिर अनदर लेवल ऑफ सॉर्ट उसमें चूज करना होगा। सेलेक्ट ऑल द 3 फील्ड्स, दोबारा आपको कॉलम, सॉर्ट, ऑर्डर चूज करना है, उसके बाद क्लिक, ओनली क्लिक। ठीक है, तो ये स्टेप्स थे मल्टी लेवल सॉर्टिंग के। कस्टम सॉर्टिंग क्या होती है? कस्टम सॉर्टिंग इनेबल्स द यूजर टू स्पेसिफाई द ऑर्डर इन विच डाटा शुड बी अरेंज्ड बेस्ड ऑन हिज स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट। तो कस्टम सॉर्टिंग में आप अपने कुछ क्राइटेरिया लगाते हो, स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट लगाते हो, उस अकॉर्डिंग आपका डाटा जो है सॉर्ट होता है। फर्स्ट स्टेप इज सेलेक्ट द कॉलम्स फ्रॉम टेबल हुज डाटा टू बी सॉर्टेड। सेकेंड इज क्लिक ऑन द डाटा टैब, डाटा टैब पे आपको क्लिक करना होगा। थर्ड इज अंडर डाटा टैब सॉर्ट, फिर डाटा टैब को आपको क्लिक करना है, फिर सेलेक्ट 2 फील्ड्स, कॉलम, सॉर्ट। ठीक है, ओनली इसमें सिर्फ 2 फील्ड्स को आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, उसके बाद फॉर द थर्ड फील्ड ऑर्डर
सेलेक्ट कस्टम लिस्ट ऑप्शन, तो थर्ड जो आप फील्ड ऑर्डर सेलेक्ट करोगे तो उसमें कस्टम लिस्ट ऑप्शन आएगा, उसको सेलेक्ट करना है। फिर फ्रॉम 6 स्टेप है फ्रॉम द गिवन कस्टम लिस्ट, उस कस्टम लिस्ट में से सेलेक्ट इधर फ्रॉम गिवन कस्टम लिस्ट और या क्रिएट अ न्यू लिस्ट, अपने अकॉर्डिंग आप उसमें क्रिएट करोगे। नाउ इज क्लिक ओके। तो ये था हमारे सॉर्टिंग के बारे में। कंडीशनल फॉर्मेटिंग, कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होता है? इट इज़ अ स्पेशल फीचर ऑफ एक्सेल यूज टू फाइंड यूनिक एंड डुप्लीकेट वैल्यूज बाय फॉर्मेटिंग द सेल। इट अलाउ यूजर टू अप्लाई स्पेसिफिक फॉर्मेटिंग स्टाइल लाइक कलर फिल्स, फॉन्ट स्टाइल्स और आइकन्स to cell based on predefined criteria or conditions. It is a powerful tool for visually analyzing and interpreting data since it highlights important information, trend or outliers, making pattern easier to identify. तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो है वो एक स्पेशल फीचर है एक्सेल में, ठीक है। तो क्या फाइंड करता है? यूनिक, अलग तरह के या डुप्लीकेट वैल्यूज़ जो भी सेल के अंदर है उसको फॉर्मेटिंग करने में ये क्या यूजर्स को अलाउ करता है कि अप्लाई स्पेसिफिक फॉर्मेटिंग। आप अपने हिसाब से अपने स्पेसिफिक फॉर्मेटिंग भी लगा सकते हो कि आपको कोई स्पेसिफिक कलर्स फिल्स चाहिए या फॉन्ट स्टाइल अलग चाहिए, ठीक है, आइकन्स अलग चाहिए, ठीक है, अपने सेल के बेस्ड के अकॉर्डिंग, ठीक है, क्राइटेरिया जो भी आपने चूज़ कर रखा हो उस कंडीशंस के अकॉर्डिंग। तो ये बेसिकली पावरफुल टूल है क्योंकि आप इसे अपनी तरह एनालाइज कर सकते हो, इंटरप्रेट कर सकते हो डाटा को, और साथ साथ इट हाईलाइट्स इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, ठीक है, ट्रेंड्स, आउटलायर्स का भी यूज़ करके आप इसके पैटर्न को ईजियर आइडेंटिफाई बना सकते हो डाटा को। तो इसमें स्टेप्स क्या क्या इन्वॉल्व है कंडीशन फॉर्मेटिंग में? फर्स्ट स्टेप है कि सेलेक्ट द कॉलम टू विच यू वांट टू अप्लाई कंडीशन। पहले आपको वो कॉलम सेलेक्ट करना है जिसमें आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है। सेकंड इज नेविगेट द होम टैब और क्लिक ऑन द कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऑप्शन। उसके बाद आपको क्या करना है? कंडीशनल फॉर्मेटिंग के लिए होम टैब पे जाना है, वहाँ क्लिक करना है कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऑप्शन पर, चूज़ द न्यू रूल ऑप्शन, ठीक है, और ड्रॉप डाउन मेन्यू। तो आपको ये स्टेप समझ आते होंगे किस तरह मैं बोल रही हूँ। फिर क्रिएट करना है एक डिज़ायर्ड फॉर्मेटिंग रूल जो आपको चाहिए अपने डाटा के अकॉर्डिंग, देन क्लिक ओके एंड कन्फर्म द रूल। तो ये था कंडीशनल फॉर्मेटिंग का। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, रिमूविंग डुप्लीकेट्स। अब हम किस तरह डुप्लीकेट्स अगर डाटा के अंदर है तो उसे किस तरह रिमूव करेंगे? तो in MS Excel, a user can store large amount of data and these often leads to the problem of duplicate values which can result in inaccurate data analysis and compromise data integrity. Duplicate values clutter the data sheet and disrupt formulas, making it difficult to extract meaningful insight. However, in Excel offers tools to efficiently identify and remove duplicates, saving time and effort. By eliminating duplicates, user can ensure a cleaner, more organized dataset, enhancing the reliability एंड यूजफुलनेस ऑफ देयर स्प्रेडशीट। तो आपको ये बेसिकली पता चल रहा होगा कि मैं क्या बोल रही हूँ। इसमें रिमूविंग डुप्लीकेट्स का एक जो है MS Excel में एक फंक्शन है जो आप देखोगे, अगर आपका जो डाटा है उसके अंदर काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन रहते हैं, जो अगर आप डुप्लीकेट्स के अंदर वैल्यूज़ रहेंगी तो आपको डाटा को अच्छे से एनालाइज करने में प्रॉब्लम क्रिएट होगी, जिससे वो डाटा इनएक्यूरेट होगा, ठीक है, डाटा इनएक्यूरेट होगा और वो आपको काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ठीक है, ये आपको डिस्टर्ब करेगा फॉर्मूलाज करने में, ठीक है, डिफ़िकल्ट होगा, आपको मीनिंगफुल नहीं हो पाएगा आपका डाटा, ठीक है। तो एक्सेल टूल अच्छे से ऑफर करता है कि आप रिमूव करो डुप्लीकेट्स को, इससे आपका सेविंग टाइम्स होगा, एफर्ट्स भी सही लगेंगे कि भाई आप बार बार डाटा को देख रहे हो कि भाई नहीं रॉन्ग आ रहा है, आंसर रॉन्ग आ रहा है, तो आपको तब पता चलेगा कि जब आपका देखोगे आपको रिमूविंग डुप्लीकेट्स उसके अंदर वैल्यूज़ हो रही है इस वजह से। तो इनहांसिंग रिलायबिलिटी यूजफुलनेस ऑफ देयर स्प्रेडशीट। नाउ इट्स द स्टेप्स। इसमें स्टेप्स क्या 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 हैं? फर्स्ट इज सेल रेंज ऑफ डुप्लीकेट वैल्यूज़। आपको सेल रेंज को सेलेक्ट करना है, ठीक है, जहाँ पे डुप्लीकेट्स वैल्यू, क्लिक ऑन द डाटा टैब पे क्लिक करना है, सेलेक्ट रिमूव डुप्लीकेशन। अंडर कॉलम टैब्स चेक और अनचेक द कॉलम वेयर द डुप्लीकेट्स आर बी टू बी रिमूव, ठीक है। नाउ क्लिक ऑन ओके। तो ये था हमारा स्टेप्स रिमूव डुप्लीकेट्स का। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट, data validation. Data validation is the important feature of MS Excel. In other words, it enables the user to define the type of data can be entered in each cell of a worksheet. It helps the user by restricting entries in the selected cell. Data validation allow user to set a validation rule into the worksheet. तो ये काफ़ी अच्छा फीचर है MS Excel में कि ये क्या करता है, आप यूज़र को जो भी डाटा प्रिपेयर करना है वो एक टाइप का डाटा एंटर सेल वर्कशीट,
डाटा जो भी आपने टाइप किया एंटर, उसके बाद अगर आपने उसमें लॉक या कुछ भी लगाया तो डाटा को उसने वैलिड कर दिया। इट हेल्प द यूज़र रिस्ट्रिक्टिंग एंट्रीज। आप उसको यूज़र जो है उसके अंदर एंट्री नहीं कर सकता, उस सेल के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं कर सकता अगर आपने डाटा वैलिडेशन लगा दिया तो आप इसमें अलग अलग टाइप के डाटा वैलिडेशन लगा सकते हो। ठीक है, जैसे कि आपने यहाँ पे कुछ रिस्ट्रिक्शन दे रखी है। फर्स्ट इज पुट न्यूमेरिक और टेक्स्ट एंट्रीज ओनली। जैसे आपने एक फंक्शन रिस्ट्रिक्शन डाल दी कि आप इस डाटा स्प्रेडशीट के अंदर जितने भी सेल्स है उसमें सिर्फ न्यूमेरिक या टेक्स्ट एंट्रीज ही हो सकती है, नो अदर एंट्रीज टू बी मैनेज। ठीक है। सेकेंड इज एंटर स्पेसिफाइड रेंज ऑफ नंबर्स। ये आपने ये रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि सिर्फ आपको 2 डिजिट नंबर ही जो है उस पर्टिकुलर सेल के अंदर आएगा या 3 डिजिट्स नंबर आएंगे, तो आपने स्पेसिफिक रेंज सेलेक्ट कर रखी है उस नंबर्स की। ठीक है। उसके बाद जो है स्पेसिफिक लेंथ ऑफ डाटा इनपुट्स की आपने मैक्सिमम वो लिमिट लगा रखी है कि भाई इतने ही जो है वर्ड्स या इतने ही वर्ड कुछ लिमिट्स है कि इतने ही आप उस सेल के अंदर आप लिख सकते डाल सकते हो, पुट कर सकते हो। सेट अप प्री डिफाइंड ड्रॉप डाउन लिस्ट, या फिर आपने जो भी लिस्ट बना रखी है उसमें प्री डिफाइंड पहले से डिफाइंड से ये चीज़ उस लिस्ट के अंदर आएगी। ठीक है। उसके बाद से रिस्ट्रिक्ट डेट एंड टाइम एंट्रीज आउटसाइड ऑफ विद इन स्पेसिफिक रेंज। आपने ये डेट एंड टाइम सेलेक्ट कर दिया कि भाई इतने से डेट और इतने टाइम तक ही इसके अंदर कुछ चेंजेस हो सकती है इस डाटा या स्प्रेडशीट के अंदर। ठीक है। तो ये बेसिकली रिस्ट्रिक्शंस है। एडिशनली डाटा वैलिडेशन कैन डिस्प्ले एन इनपुट और वार्निंग मैसेजेस व्हेन एवर अ रॉन्ग डाटा टू बी हैज़ एंटर्ड। ठीक है। तो आप इस एडिशनली ये भी होता है कि डाटा वैलिडेशन में अगर कोई वो जैसे आप टाइपिंग में कभी मिस्टेक हो जाती है तो आपने वो मिस्टेक डाल रखी है कि ये फर्दर वर्ड्स इसके अंदर एंटर नहीं होना चाहिए, तो वार्निंग साइन भी देता है कि ये जो कभी आप इसे यूज़ भी करके देख सकते हो तो डाटा वैलिडेशन में कि वार्निंग मैसेजेस भी आते हैं कि आपने जो वर्ड्स लिखे वो रॉन्ग है या फिर वो एंटर ही नहीं होता अगर आप उसे करना चाहोगे तो। ठीक है। जैसे मेनली लाइक डेट मैंने डाटा वैलिडेशन में एक चीज़ लगाया फॉर एग्जांपल कि मैं सिर्फ जो मैं जैसे डाटा की एंट्री बना रही हूँ कि कितने एम्प्लॉयज़ आए हैं कितने आज नहीं आए हैं एम्प्लॉयज़ की। ठीक है। तो उसमें मैं सिर्फ 2 ही वर्ड लिख सकती हूँ, प्रेजेंट या एब्सेंट। ठीक है। अगर लाइक डेट में अगर कुछ और टाइप करके उसमें डालूंगी तो वार्निंग साइन दिखाएगा वहाँ पे। ठीक है। डाटा वैलिडेशन आप किस तरह लगा सकते हो, उसके स्टेप्स क्या हैं। फर्स्ट सेलेक्ट द सेल। ठीक है। गो टू डाटा टूल्स, सेकंड स्टेप है हम डाटा टूल्स में जाएंगे, वहाँ सेलेक्ट करेंगे डाटा वैलिडेशन। थर्ड इज इन डाटा वैलिडेशन बॉक्स क्लिक ऑन द सेटिंग टैब। हम सेटिंग जब डाटा वैलिडेशन बॉक्स क्लिक करेंगे तो सेटिंग टैब्स आएगा ओपन। सेटिंग टैब पे जब क्लिक करोगे अंडर अलाउ ऑप्शंस ये आपको फर्दर मिलेंगे ऑप्शंस की होल नंबर, डेसिमल लिस्ट, डेट या टाइम को रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए और टेक्स्ट की लेंथ को। ठीक है। तो जब आपने वो चूज़ कर लिया इन द डाटा वैलिडेशन बॉक्स अंडर द सेटिंग टैब क्लिक ऑन द डाटा ऑप्शन, तो उसके बाद आपको ये भी फर्दर सेलेक्ट करना पड़ेगा कंडीशन इफ कस्टमर इज चूजन देन चूज द फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू विच डाटा नीड्स टू बी वैलिडेटेड। ठीक है। क्लिक ऑन द इनपुट मैसेज कि आपको इनपुट मैसेज चाहिए टैब में। ठीक है। किस तरह चाहिए एपेयर एंड एंटरिंग द रॉन्ग डाटा। ठीक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है उसमें मिलेंगी अगर आप इस क्राइटेरिया को चूज़ करोगे तो। उसके बाद जो भी आपने क्राइटेरिया जब चूज़ कर ले तो क्लिक ऑन ओके। ठीक है। नाउ इफ द यूजर एंटर अ रॉन्ग और इनवैलिड वैल्यू ऑफ द इन अ वर्कशीट एन एरर मैसेज विल पॉप अप ऑन द स्क्रीन। ओके। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक आइडेंटिफाइंग आउटलायर्स इन द डाटा। अब आप आउटलायर्स किस तरह आइडेंटिफाई करोगे अपने डाटा शीट्स में। An outlier can be identified as a data value that distinctively varies from the average value of the distribution or pattern of the data set. It is a data point that lies far away from most of the observation and is significantly different in value or nature. It is essential to address outlier to prevent skewness, bias and misinterpretation of data inside. जिस तरह आपने फर्दर लास्ट सेमेस्टर में या किसी चीज़ में आपने पढ़ा होगा स्टैटिस्टिक्स के बारे में, तो स्टैटिस्टिक्स में आपने स्क्वेनेंस और कोटोसिस पढ़े होंगे, तो उसमें आउटलायर्स जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल्स प्ले करते हैं। तो आउटलायर से आप जो है इसमें डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न डिसाइड होते हैं कि एवरेज वैल्यू क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन आपने पढ़ा होगा मीन मीडियन मोड इस तरह। ठीक है। डाटा पॉइंट लाइज अवे फार, कितना आपके डाटा जो है कितने दूर है अपने पॉइंट ऑब्जर्वेशन से। ठीक है। नियर है ये इसमें शो करता है। ठीक है।
कॉजेज़ क्या हैं इसके? एक्सपेरिमेंट एनॉमलीज, मेजरमेंट एरर्स भी हो सकते हैं, एक्सट्रीम वैल्यूज़ भी हो सकती हैं, डाटा एंट्री मिस्टेक भी हो सकता है। तो उसी अगर आपकी डाटा एंट्री में मिस्टेक होगी तो ऑब्वियसली बात है आपका आउटलायर्स जो है वो रॉन्ग डिस्प्ले होगा। ठीक है, इम्पैक्ट क्या पड़ेगा आपको? फिर स्टैटिकल एनालिसिस जो रिजल्ट है वो इफेक्ट हो जाएगा, उसकी वैलिडिटी और इंसाइट्स रॉन्ग हो जाएगी। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन मेथड्स क्या है कि आपको ग्राफिकल स्कैटर प्लॉट जो होता है, बॉक्स प्लॉट जो सिस्टम होते हैं, स्टैटिस्टिकल के फेंसेस, जेड टेस्ट हो सकते हैं, तो उसके थ्रू भी आप चेक कर सकते हो। ठीक है, ट्रीटमेंट मेथड क्या है? रिमूवल फ्रॉम द डाटा सेट, ट्रांसफॉर्मेशन यूजिंग डाटा एवरेजेस, यूज स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स, लेस सेंसिटिव टू एक्सट्रीम वैल्यू। तो आई होप आप ये सब जानते हो ट्रीटमेंट मेथड्स, इम्पैक्ट और कॉजेज क्या क्या हैं। तो आप इसे एक बार देख लीजिएगा। MS Excel offer the quartile formula to identify outlier and remove them. ठीक है, in this technique the quartile act as a dividing point which split the data into 3 quarters. तो ये आपने quartiles भी पढ़ा होगा, quartile deviations, ठीक है, अपने स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट्स में। तो फर्स्ट क्वार्टाइल जैसे आप अगर आपने स्टैटिस्टिक्स में देखा होगा तो आपको क्वार्टाइल जब आता है क्वार्टाइल डेविएशन निकालने के लिए तो आपको कितना काफ़ी लंबा मेथड पड़ता है, लेकिन इन एक्सेल शीट ये बहुत सिंपल होता है निकालना। और वरना स्टैटिस्टिक्स के नोटबुक में अगर आप पेन पेंसिल से सॉल्व करो तो काफ़ी लंबा इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, बट इन फर्स्ट क्वार्टाइल द लोअर पोर्शन ऑफ द डाटा ऑफ द स्मॉलर वैल्यू। तो फर्स्ट क्वार्टाइल में क्या आपको शो होगा कि सबसे लोअर पार्ट और स्मॉलर वैल्यूज़ जो डाटा के अंदर होगी। ठीक है, सेकंड क्वार्टाइल में मिडल वैल्यू जो होगी डाटा के अंदर वो शोज करेगी, एंड थर्ड क्वार्टाइल में जो अपर क्वार्टर और हायर वैल्यूज रहेगी। ठीक है, द रेंज ऑफ वैल्यूज फ्रॉम स्मॉलर क्वार्टाइल जैसे Q1 हो गए और हायर क्वार्टाइल Q3 होगा। एंड द इंटर क्वार्टाइल क्या होता है? जैसे आपने स्टैट्स में पढ़ा होगा तो इंटर क्वार्टाइल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? Q3 माइनस Q1। ठीक है, तो ये आपका निकल जाता है क्वार्टाइल। ठीक है, इंटर क्वार्टाइल। आउटलायर्स लाइज आउटसाइड द IQR, आउटलायर्स लाइज 1.5 टाइम्स बिलो द अबव और IQR। ठीक है, जो IQR आएगा उससे आउटलायर्स जो होगा 1.5 टाइम्स बिलो होगा या अबव होगा। तो अब इसे किस तरह आउटलायर्स को आप कैलकुलेट करोगे स्प्रेडशीट में? फर्स्ट है डिटरमाइन द रेंज ऑफ डाटा। ठीक है, आप अपने डाटा के रेंज को सेलेक्ट करोगे फिर विच द क्वार्टाइल टू बी कैलकुलेटेड, जिसमें आपको कैलकुलेट करना है क्वार्टाइल को। सेकंड स्टेप पे यूज़ द फॉर्मूला क्वार्टाइल। ठीक है, आप क्या इक्वल्स टू डाल के क्वार्टाइल फॉर्मूला यूज़ करोगे टू कैलकुलेट द फर्स्ट क्वार्टाइल के लिए। दिस विल गिव द वैल्यू ऑफ सेपरेट द लोएस्ट 25% ऑफ द डाटा फ्रॉम द रेस्ट। ठीक है, तो लोवेस्ट क्वार्टाइल में जो है आप 25% जो डाटा होगा वो आपको शो करेगा इन द फर्स्ट क्वार्टाइल जब आप निकालोगे तब। ठीक है, तो अब हम निकालेंगे जैसे आपने फर्स्ट क्वार्टाइल निकाला उसके बाद थर्ड क्वार्टाइल निकालने के लिए आप क्या करोगे? यूज़ द फॉर्मूला क्वार्टाइल, एरे के बाद आप कॉमा लगा के 3 लिख दोगे क्योंकि आपको थर्ड क्वार्टाइल चाहिए। ठीक है, टू कैलकुलेट थर्ड क्वार्टाइल दिस विल गिव सेपरेट द लोएस्ट 75% ऑफ द डाटा फ्रॉम द रेस्ट। 75% ऑफ डाटा में से जो भी लोएस्ट वैल्यू रही वो आपको देगा क्वार्टाइल 3। नाउ 4 इज सब्ट्रैक्ट द फर्स्ट क्वार्टाइल फ्रॉम द थर्ड क्वार्टाइल। ठीक है, आपको सेपरेट करना होगा तो जिससे आपको क्या निकल जाएगी? IQR। ठीक है, जो कि मिडिल वैल्यू 50% ऑफ द डाटा रहेगी। 50 मल्टीप्लाई द इंटर क्वार्टाइल IQR को आप मल्टीप्लाई करोगे किससे? 1.5 से, एंड ऐड द थर्ड क्वार्टाइल, और उसमें थर्ड क्वार्टाइल में ऐड करोगे दिस विल गिव द अपर बाउंड वैल्यू। ठीक है, विच इज़ यूज टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल आउटलायर। नाउ 6th स्टेप इज मल्टीप्लाई द IQR बाय 1.5। आपको दोबारा इंटर क्वार्टाइल रेंज को 1.5 से मल्टीप्लाई करना है, सब्ट्रैक्ट करना है फर्स्ट क्वार्टाइल से। यहाँ पे अपने थर्ड क्वार्टाइल से सब्ट्रैक्ट, यहाँ पे थर्ड क्वार्टाइल से ऐड किया था। ठीक है, बट इसमें आपको सब्ट्रैक्ट करना है फर्स्ट क्वार्टाइल से। दिस विल गिव द लोअर बाउंड वैल्यू विच इज़ यूज टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल आउटलायर्स। ठीक है, value lying outside the upper and lower bounds are the outlier. By following these steps, quartiles can be calculated and used to analyze the distribution to identify potential outliers in the data set. तो ये स्टेप है फाइंड द फर्स्ट क्वार्टाइल यूजिंग इक्वल्स टू में क्वार्टाइल रेंज और 1 लिखना है आपको। सेकेंड थर्ड क्वार्टाइल निकालने के लिए इक्वल्स टू में क्वार्टाइल।
रेंज 3 एंड कर्टाइल IQR में आपको क्या करना है Q3 माइनस Q1 और लोअर बाउंड्री है तो इक्वल्स टू में Q1 माइनस 1.5 मल्टीप्लाई बाय IQR एंड द अपर बाउंड्री निकालने के लिए इक्वल्स टू में Q3 प्लस Q 1.5 मल्टीप्लाई बाय IQR. Any data points outside the range are considered outliers. Conditional formatting spreadsheet allow you to apply condition. Okay. Now to move on text to column. टेक्स्ट टू कॉलम का मतलब क्या है? टेक्स्ट टू कॉलम फीचर यूज टू स्प्लिट अ सिंगल कॉलम ऑफ टेक्स्ट डाटा इनटू मल्टीपल कॉलम्स बेस्ड ऑन अ स्पेसिफिक डेलिमीटर such as comma, space or tab. These allow column to have atomic values and facilitate easier data analysis and manipulation by allowing user to work with the individual data elements more effectively. For example, if a column contains first name, last name and profession in a single column, then this information can be separated in different columns. Okay, जिस तरह देखो टेक्स्ट टू कॉलम का मतलब है कि अगर आपने फर्स्ट नेम जैसे एक कॉलम में, फिर सेकंड नेम लास्ट नेम जो है वो सेकंड कॉलम में, प्रोफेशन जो है वो थर्ड कॉलम में, तो सिंगल कॉलम का मतलब यहाँ पे अब क्या आया? तो आपने इसमें क्या करा, देखो सिंगल कॉलम जो डाटा था, जैसे एक ही कॉलम में लिखा हुआ था, मैं आपको बताती हूँ। जैसे सिंगल कॉलम में लिखा है राजेश कुमार वर्मा एडवोकेट। ओके, तो आपने इतना बड़ा जो डाटा है वो सिंगल सेल में आप डाल रखा है, ठीक है। आपने इसे अब क्या करा, कॉलम में डिवाइड कर दी। मीन्स आपने क्या करा, जो मेन नेम था फर्स्ट नेम, उसे ऊपर हेडिंग डाली एक कॉलम में, उसमें लिखा फर्स्ट। सेकंड कॉलम बनाया लास्ट नेम का, थर्ड इज प्रोफेशन बनाया। तब जो इतना बड़ा वर्ड है वो अलग अलग कॉलम्स में डिवाइड हो गया, ठीक है। जो इतना बड़ा टेक्स्ट था, राजेश फर्स्ट कॉलम में आ गया, जो कुमार वर्मा था वो सेकंड कॉलम में आ गया लास्ट वाले में, एंड थर्ड में प्रोफेशन, जो आपने एडवोकेट लिखा था वो प्रोफेशन में चला गया। तो इस तरह आपने क्या किया, टेक्स्ट को कॉलम में डिवाइड कर दिया। अब इसको स्प्लिट करने का क्या है, देखिए सेलेक्ट द सेल एंड कॉलम जो भी चाहिए कंटेन द टेक्स्ट टू बी स्प्लिट, ठीक है। सेलेक्ट डाटा करना होगा, टेक्स्ट टू कॉलम करना पड़ेगा। सेलेक्ट इन द कन्वर्ट टेक्स्ट टू कॉलम विजार्ड डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन। सेलेक्ट डीलिमिटेड नेक्स्ट, ठीक है। आपको डीलिमिटेड फिर नेक्स्ट क्लिक कर देना। जैसे अगर आप इसे प्रैक्टिकल करोगे तो आपको बहुत इजी लगेगा। अगर आप अभी जैसे रीड आउट करो तो आपको थोड़ा उतना समझ नहीं आ पाएगा, ठीक है, पर लेकिन उसमें समझ आ जाएगा अगर जब आप इसे एक्सेल शीट पर खुद से करोगे, ठीक है। Select the delimiters of the data, select next and then last is preview the split and select finish. Okay, now move on to covariance. तो कोवेरियंस भी जो है वो एक स्टैटिस्टिक्स का ही पार्ट है, ठीक है। अगर आपने स्टैटिस्टिक्स में फंक्शन पढ़ा होगा तो covariance is a statistical function that calculates the joint variability of two random variables given two set of data. Covariance is used to measure the direction of the relationship between the two variables, which means they tend to move together or in the opposite direction. It means if the covariance coefficient is positive, then both variables will move in the same direction. If one decrease, also other increase or decrease, while a negative coefficient implies the inverse relationship between the two. अगर आपने स्टैटिस्टिक्स में कोवेरियंस पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा वहाँ पे कोवेरियंस निकालने के लिए बहुत डिफिकल्ट लगता है एंड नोटबुक तो, पर लेकिन एक्सेल शीट पे बहुत इजी है ये करना। तो कोवेरियंस मैं बताती हूँ आपको, ये एक स्टैटिस्टिकल फंक्शन है जो कैलकुलेट करता है क्या, दो रैंडम कोई भी वेरिएबल, ठीक है, एक टू सेट ऑफ डाटा में, ठीक है। आपको दो तरह का डाटा है लाइक डेट एक्स एंड वाई, तो उसमें क्या रिलेशनशिप है ये कोवेरियंस बताएगा आपको, ठीक है। द कोवेरियंस यूज टू मेजर डायरेक्शन, ये आपको क्या डायरेक्शन मेजर करता है, रिलेशनशिप मेजर करता है कि इन दोनों में क्या वेरिएबल है, विच मीन्स अगर एक अपोजिट डायरेक्शन में जाता है दूसरे पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। अगर एक कोवेरियंस पॉजिटिव, अगर एक कोवेरियंस जो है वो पॉजिटिव, लाइक सपोज एक्स को पॉजिटिव है तो जो दूसरा y जो है वो सेम डायरेक्शन में मूव करेगा। अगर इफ एक जो है इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है और अगर दूसरा जो है y जो है वो भी इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है, और अगर नेगेटिव कोवेरियंस रहेगा तो वो इनवर्स रिलेशनशिप बताएगा दोनों में, ठीक है। टू कैलकुलेट कोवेरियंस इन एक्सेल यूज द कोवेरियंस फंक्शन, ठीक है। कोवेरियंस का फॉर्मूला कैसे एक्सेल में यूज करोगे, इक्वल्स टू में कोवेरियंस p array 1 and array 2 वेयर array 1 is a range और array of integer value, array 2 is the second range of array of integer values, ठीक है।
तो एरे 1 में आप क्या करोगे, फर्स्ट इंटीजर वैल्यूज लोगे डाटा का, और सेकंड में दूसरा डाटा, जैसे मैंने एक्स एंड वाई बताया, तो एक्स जो होगा फर्स्ट एरे में आ जाएगा उसका डाटा, और सेकंड जो होगा वो इसमें सेकंड वाले जो डाटा सेट है वाई उसमें आएगा। तो ये फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन है कोवेरियंस निकालने के। इफ द गिवन एरे कंटेन टेक्स्ट और लॉजिकल वैल्यू दे आर इग्नोर्ड बाय द कोवेरियंस इन एक्सेल फंक्शन। ये इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई टेक्स्ट या लॉजिकल वैल्यू है तो वो इग्नोर किया जाता है कोवेरियंस फंक्शन में इन एक्सेल। द डाटा शुड कंटेन नंबर्स, नेम, एरे और रेफरेंस दे दैट आर न्यूमेरिक। इफ सम सेल डू नॉट कंटेन न्यूमेरिक डाटा दे आर इग्नोर्ड। ओके, third one is the data set should be of the same size with the same number of data points. The data set should be neither empty or nor should the standard deviation of their values be 0. तो ये था हमारा कोवेरियंस का पार्ट, ठीक है। अब मैं इसी वीडियो को आई थिंक दूसरे 2 पार्ट में डिवाइड कर दूंगी। तो ये फर्स्ट पार्ट रहेगा, सेकंड पार्ट में हम और फर्दर डिटेल्स में दूसरे टॉपिक्स कवर अप करेंगे इन यूनिट 2 के, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, and follow my channel Samira Knowledge Hub.